जाके किसी दूसरे का इलाज करना शुरू कर दूँ। और ना ही मैं अपने आप को इस बात का ऑथराइज्ड पर्सन समझता हूँ कि मैं जो इलाज कर रहा है डॉक्टर उसको मैं कोई फोन करके डायरेक्शन दूँ, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, वो भी मर्यादा उल्लंघन है। इसलिए ऐसी समस्याओं के प्रतिदिन लोग मेरे पास आते हैं, अस्पताल से लोग छुट्टी करा के मेरे घर पहुंच जाते हैं, तो मैं उन लोगों की सुविधाओं के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने ये सरकार के पास सबसे पहला ऑफर दिया था कि भाई मैं एज ए डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट जहां भी मुझे समय मिले, आज चंबा में हूँ, कल टांडा में हूँ, कोई मिलना चाहे, कोई सलाह लेना चाहे, तो मैं उसको सलाह दे सकूँ ऑथराइज तरीके से। 2.5 साल होने को आगे उसको ना उस मेरे प्रपोजल को ना इन्होंने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, लटका के रखा है कि ना छोड़ रहे ना कर रहे। दूसरा, पांगी में बस सुविधाओं के लिए हमने अनेकों बार बात की कि एक बस जो सुराल से चलती है शिमला के लिए, उस बस में पांगी के लोग बैठ जाते हैं, उनको केलौंग ले जाया जाता है जबरदस्ती और वहां उतार दिया जाता है। कुल्लू में बोलते नहीं तुम्हारी सीट में कोई और बैठा है। हमने अनेकों बार बोला, IRCTC के MD भी वहां आए, उनको भी बोला कि पांगी के लिए कुछ सीटें आरक्षित करो। आज भी पांगी के लोग उस व्यवस्था में जी रहे हैं। पांगी के लोगों को PDS राशन की जो सप्लाई है वो समय पर नहीं हो रही है। पिछली साल उनको एक्सपायर राशन बांट दिया गया, एक्सपायर तेल बांट दिया गया। पांगी के लोगों को TD की जो सब्सिडी मिलती थी, जो जलाने वाली लकड़ी की बालन की सब्सिडी मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया। उसके बारे में हमने लिख के दिया कि इसको स्टार्ट करो गरीब लोगों। तो आश्वासन, जब लोगों ने हड़ताल की, धरना प्रदर्शन किया, तो एक झूठा आश्वासन दे दिया लिखकर, झूठ की सरकार ने कि हम इसको कर देंगे, पर वो नहीं किया। पांगी की बिजली की समस्याओं के लिए हमने बार बार बात की और पिछले 2 सालों से, जिसका शिलान्यास कल माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, पिछले 2 सालों से वो केवल इनकी लाल फीताशाही की कागजों में ऊपर नीचे प्रपोजल को लटका रहे हैं। और वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सौर ऊर्जा पैनल के लिए सारा का सारा प्रावधान, सारे के सारे जो कानूनी कार्रवाई, जो भी चीजें जरूरी थी, वो पूर्व में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पूरा किया। हमने पांगी की कनेक्टिविटी के लिए बात की। हमने हमेशा कहा कि पांगी के लोग अपने जिला मुख्यालय से 12 महीने जुड़े रहे। बात चंबा से जुड़ने की नहीं है, बात शिमला से जुड़ने की नहीं है, बात कश्मीर से आने की नहीं है, बात अटल टनल से आने की नहीं है। अपने जिला मुख्यालय से जो लोग 6 महीने डायरेक्टली जुड़ ही ना पाए, अपने जिले मुख्यालय से जाने के लिए उनको 3 राज्यों या 6 जिलों को क्रॉस करके जाना पड़ता, उनकी पीड़ा को आप समझे। हमने पांगी में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए बात की, उसकी नियुक्ति नहीं की। आज पांगी में केवल एक विशेषज्ञ चिकित्सक कार्य कर रहा है, वो भी पूर्व में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लगाया था। हमने पांगी में टेलीमेडिसिन की सुविधा जो 31 मार्च को बंद होने जा रही थी, उसके लिए विधानसभा सत्र में बजट के दौरान भी बोला, उसको भी इन्होंने नहीं सुना, वो टेलीमेडिसिन की सुविधा। हमने पांगी घाटी में खाली पदों के बारे में अनेकों बार लिख के दिया कि स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पशुपालन विभाग में, शिक्षा, प्रत्येक विभाग में खाली पद पड़े पांगी में किस एक। और मेरे पास ये सवाल का जवाब भी है, मैं समय आने पर मैं आप लोगों के समक्ष उस जवाब को साझा करूंगा कि पिछले 2.5 सालों में पांगी से कितने लोग स्थानांतरित हुए बाहर और कितने लोग नए लगाए हैं। आप देखेंगे आंकड़े में बहुत बड़ा अंतर है। तो पांगी के लोगों को तो इस सरकार ने प्रताड़ना से जीने पर मजबूर किया है कि मतलब कुछ तो, अब वो हेलीकॉप्टर लेके गए माननीय मुख्यमंत्री, कुछ तो करना है। एक औपचार, एक फॉर्मेलिटी, परंपरा है। 15 अगस्त के दिन, 15 अप्रैल के दिन, एक किसी दिन एम्प्लॉइज को आस रहती है कि हमें DA मिलेगा, किस दिन प्रदेश के लोगों को एक उम्मीद रहती कि कोई नई घोषणा होगी, तो उस घोषणा। परंतु मैं एक आपके सवाल से ही मैं एक सवाल पूरे प्रदेश के लोगों से भी करना चाहता हूं। एक कोई, हमने बजट की स्पीच में भी ये बात कही थी, कौन सी ऐसी महिला थी जिसने ये कहा था कि मुझे 1500 दो? कौन सी ऐसी महिला ने डिमांड की थी? ये आपने कहा था, 1 होला तो 1500, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000, बोला था ना, चीख चीख के बोला था। और पहली मीटिंग में बोल देंगे, पहली कैबिनेट, ये भी बोला था, सबके लिए घोषणा की थी। फिर अब आप बोल रहे चरणबद्ध तरीके से देंगे। लाहौल स्पीति की आप बात कर रहे हैं, लाहौल स्पीति में वो एक ही बार दी है किस्त, पता ना आप लोगों को, रियलिटी पता करो, फैक्ट चेक करो। केवल ये रिपोर्टिंग का काम ये नहीं कि हम कैमरे लेके खड़े सवाल जवाब करते रहे।
सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, ये भी आप लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। एक बार एक किस्त पड़ी लोगों के द्वारा नहीं पड़ी 2 सालों से, और वही पांगी में होने जा रहा है। एक किस्त दे देंगे 4500 रुपए की, और उसके बाद न पहले पूछा था न बाद में पूछा। कोई पूछे तो आपके मीडिया के बंधु जो आज पांगी में माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल करने की हिम्मत करते हैं क्या, वो ये पूछे मुख्यमंत्री जी कि आपने चुनाव से पहले क्या कहा था और चुनाव के बाद आप क्या कर रहे हैं। और आपने कहा था कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को देंगे, एक मुश्त देंगे। अब कभी पांगी को देंगे, कभी को देंगे, सास को नहीं देंगे, बहू को नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, ये कौन सा देंगे। अच्छा, आपने कहा कि हमें सभी को मिलकर उठाना चाहिए स्वर्ण का मामला, क्या आपने केंद्र सरकार इसमें अपना पक्ष रखा? मैंने हमेशा जितनी बार भी माननीय गडकरी जी से मैं मिला हूं, और मैंने उनसे के समक्ष भी पक्ष रखा है, और हमने आपके चंबा सदर के विधायक और जो सत्ताधारी दल के नेता हैं हमारे जिले से, हमने उनसे भी आग्रह किया है कि हम सब लोग, और आपके समक्ष भी मैं आज कहता हूं कि चंबा के विकास के लिए, चंबा की स्वर्गों की मांग के लिए मुझे एज ए विधायक, एज एक नागरिक, जब भी कहीं भी जाना होगा, किसी के साथ भी जाना होगा, मैं बिल्कुल झिझक नहीं करूंगा। मैंने ये ऑफर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हमारे साथ चलें, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ चलें, हम सब लोग मिलकर, क्योंकि चंबा का अगर सुधार होगा तो उसका लाभ केवल भाजपा के लोगों को नहीं मिलेगा या कांग्रेस के लोगों को नहीं मिलेगा। चंबा की आम जनमानस को सुधार लाभ मिलेगा, चंबा के आम जनमानस की जीवन में सुधार आएगा, उनका जीवन सुरक्षित होगा। इसलिए चंबा के विकास के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वो लोग भी चंबा के विकास के लिए निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से काम करने के लिए तैयार हो। इसी बात कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अखबारों में एक चीज पढ़ता हूं कि इस कर्मचारी या इस अधिकारी ने गड़बड़ किया, सजा के तौर पर चंबा भेजा, सजा के तौर पर पांगी भेजा। लिखते ना आप लोग, ऐसे लिखते हैं। पर चंबा और पांगी कोई काला पानी नहीं है, और चंबा और पांगी अगर आज ऐसी परिस्थितियों में हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। क्यों? और कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे ये देश, चाहे हिमाचल प्रदेश, अगर जब से आजाद हुए हैं, जब से गठन हुआ है, अधिकतर समय जिसने राज किया वो ज्यादा जिम्मेवार है। अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे भारत देश हो। ये उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज जो चंबा, गौरवशाली इतिहास वाला चंबा, जिसका 1000 सालों का लिखित इतिहास है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, जो चंबे चांदी बतेरा हो, इस तरीके के गाने, और जिस चंबा में आज़ादी से पहले लाइट की सुविधा थी, आज़ादी से पहले गर्ल्स स्कूल थे, इतने समृद्ध सांस्कृतिक हमारी विरासत थी। आज क्या ऐसा कारण रहा कि 1947 से पहले चंबा गौरवशाली था और 1947 के बाद लुढ़ते 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 चंबा आज आकांक्षी जिलों की लाइन में खड़ा हो गया? इसका कारण क्या है? आत्ममंथन करने की जरूरत है पूरे चंबा को। और मैं तो स्पष्ट तौर पे एक चीज कहता हूं, जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब आप दे रहा हूं कि चंबा की सबसे बड़ी समस्याएं, चंबा जिले की, जिसमें चंबा जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र आते हैं, पांगी भी आता है, भरमौर भी सब आते हैं। चंबा जिले की सबसे बड़ी समस्या है शेष प्रदेश से बहुत अधिक दूरी, और इस दूरी को जब तक हम कम नहीं करेंगे चंबा का सुधार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। खर्चा होने वाला है। वैसे ही प्रदेश आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है। अननेसेसरली इतना अगर जाना ही था, कार्यक्रम मनाना ही था, तो ठीक है, आप वैसे तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है, तो क्यों नहीं यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करते? मुख्यमंत्री जी अपने 4-5 जो भी लोग जा रहे थे उनके साथ जाते, और वहाँ पार्टी का प्रशासन था उसके साथ आप वहाँ पर सादगी से हिमाचल दिवस को मनाते, ना कि पूरी सरकार को वहाँ ढोते, जिसके लिए आपने लाखों करोड़ों रुपया। और मैं आज आपके समक्ष ये बात कहता हूँ, अगले विधानसभा सत्र में इस कार्यक्रम के लिए, जो आयोजन के लिए जो खर्चा होगा, उस पर विषय पर भी हम सवाल करेंगे और चर्चा करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं हिमाचल के पास पैसा नहीं है, और ऐसी नौटंकी करने की जरूरत क्या? आप सिंपली जाइए ना एक हेलीकॉप्टर लेके, वहाँ पे एसडीएम है, आरसी है, वहाँ लोग हैं, आप करिए, वहाँ से संदेश दीजिए पूरे प्रदेश को कि प्रदेश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम सादगी से हिमाचल दिवस को मनाना चाह रहे हैं। अपने पूरे प्रशासनिक अमले को वहाँ पहुँचा दिया, अपने पूरे लोगों को वहाँ पहुँचा दिया,
कई बेचारे लोग कोई तांदी में फंसे हैं, कोई उदयपुर में फंसे हैं, कोई कश्मीर जम्मू से होके आ रहे हैं। ये क्या तरीका है और इससे लाभ क्या होगा, मुझे ये बताएं। और जिन चीज़ों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कल करने जा रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से भी पूछता हूँ, उनके पास लगभग 10-12 घंटे हैं ये चीज़ बताने के, ज़्यादा इनफैक्ट 16 घंटे, नॉट 12, 16 घंटे हैं ये बताने के लिए, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कि जिस दिन से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है उस दिन से लेकर आज दिन तक पांगी घाटी के जिन उपक्रमों का, चाहे वो मिनी सेक्रेटेरिएट हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो ITI हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कितनी धनराशि वर्तमान सरकार के द्वारा जारी की गई। और ये बिल्डिंगें केवल आज नहीं तैयार हुई, ये बिल्डिंगें 1.5-2 साल से रेडी होकर उद्घाटन के चौथे स्तंभ है। जानकारी प्राप्त करिए, RTI के माध्यम से जानकारी लीजिए अगर आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी जानकारी नहीं दे रहा है कि कब कब किस बात के लिए धनराशि किसने जारी की। ऐसे दूसरे के काम की अपनी पीठ थपथपाना ये उचित बात नहीं है। अब आ ही गए हैं तो क्या उम्मीदें रहेगी मुख्यमंत्री से? इससे तो इस सरकार से तो पूरा प्रदेश नाउम्मीद हो चुका है। हम तो केवल यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को कम से कम कष्ट मत बढ़ाओ। हमें तो आत्मनिर्भर बना ही दिया है ना। हमारी रोडों की हालत देख लो, हॉस्पिटल्स की हालत देख लो, चाहे विभिन्न विभागों में खाली पदों की स्थिति को देख लो, स्कूलों की स्थिति को देख लो, रोजगार की स्थिति को देख लो। किसी भी सेगमेंट में ऐसा कोई भी सेगमेंट हिमाचल प्रदेश का नहीं रहा है जो प्रताड़ित नहीं हुआ है। तो मैं केवल माननीय मुख्यमंत्री से इतना ही चाहूंगा कि केवल प्रताड़ना बंद करें और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की जो बनी हुई है इतने सालों से, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करें और मर्यादा का इस तरीके से उल्लंघन ना करें कि आने वाले समय में ये व्यवस्था जो है वो लोगों का विश्वास इस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही उठ जाए। सर, कौन कौन से आप प्रस्ताव लेकर सरकार के पास गए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप जीते हुए एमएलए हैं और सरकार ने आपकी नहीं सुनी, कौन कौन सी मुश्किलों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले अनेकों प्रस्ताव है, उस बात की मेरे पास अभी पूरी सूची में लेके नहीं साथ में घूम रहा हूँ कि मैं एक चीज की आपको करूँ। सबसे पहली बात, विधायक बनने के बाद मैंने सरकार के समक्ष ये ऑफर दिया कि मैं अपनी सेवाएं एज ए डॉक्टर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और जिन्होंने संविधान बनाया और हम जैसे पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों को, चाहे वो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, हमको समानता से जीने का अधिकार दिया। मुख्य धारा में लाने के जो मौके आज हमारे लोगों को मिलते हैं वो सारी देन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की सोच है। और उनकी जयंती पर हम पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके योगदान को, खासकर पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको हमारा समाज और ये देश अनंत समय तक उनके योगदान को याद रखेगा। और एक बार पुनः मैं सब लोगों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर हमारे साथ आए हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व में रहे चेयरमैन STST कॉरपोरेशन के श्री जयसिंह जी, पवन भारद्वाज जी जो त्रिलोचन महादेव मंडल भरमौर विधानसभा से एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से मंडल के अध्यक्ष हैं, और ये हरीश शर्मा जी जो पांगी घाटी से संबंध रखते हैं, ये भी जनजातीय समाज से आते हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा के महामंत्री के पद पर ये अपना दायित्व निभा रहे हैं।